पाठ 2 सांस्कृतिक परिवर्तन। हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि कैसे हमारे समाज में उपनिवेशवाद की वजह से बहुत से बदलाव आ गए। हमने औद्योगिकरण और नगरीकरण के बारे में भी समझने की कोशिश करी। इस पाठ में हम जानेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने के लिए कितना जरूरी है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? समाज की संस्कृति के मूल तत्वों अर्थात रहन सहन, खान पान की विधियां, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, धर्म, दर्शन, आदर्श और मूल्यों के विशिष्ट रूप में आए हुए परिवर्तनों को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण के लिए पहले बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। लोग ज्यादातर पैदल ही यात्रा करते थे और जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। परंतु आज बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लोग मोटर गाड़ियों और रेल गाड़ियों में यात्रा करते हैं और कुर्सी मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। इन सब बदलाव को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित और सजग प्रयासों के कारण हमारे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में हमारे समाज में अनेक कुरीतियां थी, जिससे हमारा पूरा देश गंभीर रूप से ग्रसित था। कुछ कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेदभाव देश में अपना पैर पसार चुके थे। ऐसा नहीं था कि 19वीं शताब्दी से पहले इस समस्या को सुधारने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं किया गया। भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान भी बहुत से प्रयास किए गए, पर 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक में कुछ अलग ही बात थी। उनके विचार मिश्रित थे। ये प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार और पश्चिम साहित्य के प्रतीक थे। वो नई दृष्टि के थे। आइए इस संदर्भ में हम कुछ समाज सुधारक के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया और विरोध करने के लिए उन्होंने आधुनिक सिद्धांतों और हिंदू शास्त्रों दोनों का ही हवाला दिया। रानाडे ने विधवा विवाह के समर्थन के लिए हमारे शास्त्रों की ही मदद ली। सतीश सब्बरवाल एक समाजशास्त्री ने आधुनिक बदलाव की रूपरेखा से जुड़े 3 पहलुओं के बारे में बताया है। पहला पहलू है संचार माध्यम। नए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, रेलवेज, जहाज इत्यादि के आने की वजह से संचार के अनेक माध्यम को गति प्रदान हुई। नवीन विचार को एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए आसानी हो गई। कई समाज सुधारक देश के कोने कोने में यात्रा करने लगे और अपने विचार हर जगह फैलाने लगे। दूसरा पहलू है आधुनिक समाज संगठन, जैसे कि बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज। भारत में मुस्लिम महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की भी स्थापना हुई। अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद शुरू होने लगे। कई पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे कि विद्यासागर की इंदु प्रकाश। तीसरा पहलू है नवीन विचार। उदारवाद, स्वतंत्रता, परिवार रचना, विवाह इत्यादि सबके बारे में नए विचार आने लगे। महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। कई चर्चाएं शुरू हो गई। महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी माना जाने लगा। यहाँ तक कि ज्योतिबा फूले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। आधुनिकता और परंपरा के ऊपर भी कई बहसें हुई।
विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन का शुरुआत हुआ। कुछ आंदोलन उच्च जातियों के महिलाओं पर ध्यान देते थे और कुछ पिछड़ी जातियों पर ध्यान देते थे। कई धर्म में जाति शोषण को हटाने का भी प्रयास करते थे। मुस्लिम समाज सुधारक भी कई रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास करते थे। उर्दू अखबार जैसे कि तहज़ीब-ए-निस्वान इन रूढ़िवादी प्रथाओं को हटाने में इन समाज सुधारकों का समर्थन करते थे, परंतु कई पत्रिकाएं ऐसी भी थी जो इनका विरोध करते थे। कई संगठन भी बने जो इन लोगों के प्रयासों पर रोक लगाने की कोशिश करते थे। उदाहरण के लिए, जब बंगाल में ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया तो हिंदू समाज के रूढ़िवादियों ने हिंदू समाज की स्थापना करा और ब्रह्म समाज के इस कार्य का विरोध किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों में बदलाव लाने के ब्रह्म समाज के इस प्रयास को गलत बताया। अब हम इस पाठ में संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन चारों अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित हैं और हमारे समाज और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण शब्द समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने दिया था। संस्कृतिकरण का अर्थ है किसी निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह का किसी उच्च जाति, विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करना। उदाहरण के लिए, निम्न जाति जैसे कि शूद्र या दलित वर्ग के लोग जब द्विज जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अनुकरण में शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाने लगे, जो परंपरागत रूप से मांसाहारी भोजन का कभी परहेज नहीं करते थे। संस्कृतिकरण हमारी भाषा, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान, जीवन पद्धति सब पर प्रभाव डालता है। ये सोचा जाता है कि संस्कृतिकरण बस हिंदू समाज में ही हो सकता है, परंतु M.N. श्रीनिवास के अनुसार ये गैर हिंदू संप्रदायों में भी दिखाई देता है, पर यह अलग जगहों पर अलग तरीके से कार्य करता है। जिन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्वशाली थी, उस क्षेत्र में किसी न किसी स्तर का संस्कृतिकरण हुआ। जहां गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थी, वहां की संस्कृति को इन जातियों ने प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने विसंस्कृतिकरण का नाम दिया। श्रीनिवास ये मानते थे कि संस्कृतिकरण के कारण उस समूह को उच्चता की तरफ ले जाता है, उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में भी सुधार होता है। परंतु भारतीय समाज में किसी और जाति के अनुष्ठान, ज्ञान आदि अपनाने में कई मुश्किलें भी होती हैं। कई निम्न जातियों को इसीलिए दंडित भी किया जाता है। अब तक हमने ये तो जाना कि संस्कृतिकरण के कई फायदे हैं, पर हर सिक्के के तो दो पहलू होते हैं। संस्कृतिकरण की आलोचना भी की गई है। आइए जानते हैं क्यों। सबसे पहले, संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियों के हालातों में सुधार होता है। इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। इस प्रक्रिया से
संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों की स्थिति में ही परिवर्तन आता है। ये भी लगता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने ये मान लिया है कि उच्च जाति की जीवन शैली वास्तव में ही निम्न जाति की जीवन शैली से अच्छी है। संस्कृतिकरण असमानता और अपरवर्जन को सही मानता है। ये पवित्रता और अपवित्रता के पक्षों को सही मानता है और इसीलिए ये लगता है कि उच्च जाति का निम्न जाति के प्रति भेदभाव करना सही है। परंतु जब ये दृष्टिकोण दुनिया के सामने आता है तो मेरे ख्याल से इससे देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए कई लोगों ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण निम्न जाति भी उच्च जाति की तरह लड़कियों और महिलाओं के साथ असमानता करने लगते हैं। ये दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी अनुष्ठानों को भी अपनाने लगते हैं, ये जाने बिना कि इसका प्रभाव हमारे समाज पर अच्छा होगा या बुरा। संस्कृतिकरण की वजह से दलित संस्कृति और समाज का पतन हो रहा है। जरूरी काम जैसे कि कलाकारी, पर्यावरण ज्ञान, पशुपालन इत्यादि को कोई नहीं करना चाहता, जिसके कारण उद्योग को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आज के समय में कई सामाजिक आंदोलन के कारण जैसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, पिछड़े वर्ग आंदोलन आदि के कारण दलित अपने आप को दलित बताने में गर्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पश्चिमीकरण। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन को पश्चिमीकरण कहेंगे। पश्चिमीकरण ने भारत में कई तरीकों से प्रवेश किया। इनमें से एक तरीका तो ये था कि पहले भारत के कुछ छोटे समूह अंग्रेजों के प्रभाव में आए, जिसके कारण उन्होंने उनका रहन सहन अपना लिया। कुछ लोग पश्चिम के जीवन शैली और उनके विचारों के प्रभाव में आ गए और उन्होंने उसे अपना लिया। पश्चिम संस्कृति का प्रसार प्रभाव नए उपकरण, पोशाक, खान पान, व्यवहार सब में देखा गया और आज तो ये हाल है कि लगभग हर मध्यम वर्गीय घर में हम टीवी, सोफा, खाने की मेज, कुर्सी आदि देख सकते हैं। पश्चिमीकरण ने भारत की कला और साहित्य को भी प्रभावित किया है। कई कलाकार जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कला की शैली, प्रवृत्ति और कलात्मक विषय पश्चिम के देशों से लिए। कई साहित्यकार जैसे चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं पर भी इसका असर देखा गया है। श्रीनिवास का यह भी मानना था कि निम्न जाति संस्कृतिकरण को अपनाते हैं और उच्च जाति पश्चिमीकरण को अपनाते हैं। आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण। हर समाज आधुनिक बनने की इच्छा रखता है। पहले आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिकी और उत्पादन की प्रक्रिया में आए सुधार के साथ जोड़कर देखा जाता था, परंतु आज के समय में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए गए विकास की राह को अपनाने को ही आधुनिकीकरण का नाम दे दिया गया है। आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण को हम एक साथ ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों में एक स्पष्ट संबंध है। ये दोनों ही आधुनिक विचारों से उत्पन्न होते हैं। आधुनिकता ये मानती है
कि लोगों के विचार, व्यवहार आदि उनकी पसंद के अनुसार होने चाहिए। ये सब बातें को और संस्था या संगठन निर्धारित नहीं करती। लोग अपने पसंद का व्यवसाय चुन सकते हैं, परंतु क्या भारत में ये आजादी लोगों को है? क्या आप मानते हैं कि हर इंसान इस देश में अपनी ही इच्छा से कार्य कर रहा है? ये सोचने की बात है। आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है। ये माना जाता है कि आधुनिक समाज ज्यादातर पंथ निरपेक्ष होता है, परंतु हाल ही में धार्मिक संघर्ष में काफी वृद्धि हुई है। तो इस बात पर आज भी प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या आधुनिकता पंथ निरपेक्षता में कोई संबंध होता है? कुछ सालों में धार्मिक अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक और परिस्थिति आयामी पक्ष ज्यादा देखने को मिल रहा है। पुरुष और महिलाएं इसको एक अवसर की तरह देखते हैं, जहां वो अपने मित्रों से मिल सकते हैं और अपनी संपत्ति, गाड़ियां, जेवर का दिखावा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैसे लोग शादियों में अपनी हैसियत से भी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े मेहमानों को बुलाते हैं ताकि उनका समाज में सम्मान और बढ़े और उनकी तारीफ हो। जाति के पंथ निरपेक्षता पर भी काफी वाद विवाद होते रहे हैं। कई जाति संगठन और जातिगत राजनीतिक दल उभर कर आए हैं जो देश की प्रणाली पर दबाव डालते हैं और अपनी मांग पूरी करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है, जहां हमने जाना कि कैसे हमारे देश में विभिन्न तरीकों से सामाजिक परिवर्तन आए। आइए अब परीक्षा की दृष्टिकोण से जरूरी प्रश्नों पर नजर डालते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता के कारण क्या थी? उन समाज सुधारकों के बारे में चर्चा कीजिए जिन्होंने सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई। संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की आलोचना कीजिए। जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ बताइए। धन्यवाद।